अच्छा, गाउट क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। सो इसमें ऑटोइम्यून प्रोफाइल पॉजिटिव आएगी। सिंस इसमें ऑटोइम्यून प्रोफाइल पॉजिटिव नहीं आएगी, इसमें एएनए पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक व्हाट वर आवर फेमस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो नॉन स्पेसिफिक थे, ईएसआर, सीआरपी पॉजिटिव आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, डेपोजिशन होती है यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स की। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है तो वो आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा और फिर जॉइंट्स में पेन कराएगा। ओके, क्वेश्चन, गाउट जो है मोनो आर्थराइटिस है, ओलिगो आर्थराइटिस और पोली आर्थराइटिस है? आंसर क्या आंसर है इसका? बेसिक्स क्या है? गाउट क्या है? मोनो आर्थराइटिस है। लेकिन अगर आपने अपने यूरिक एसिड लेवल्स कंप्लीट ना किए, क्रॉनिक आफ्टर 12 मंथ्स, वो मोर देन वन जॉइंट पे डिपॉजिट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोली आर्थराइटिस। इनिशियली वो मोनी मोनो आर्थराइटिस में प्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, ये मेल प्रिडोमिनेंस है इसमें ज्यादा। अब क्रिस्टल्स कौन कौन से डिपॉजिट हो सकते हैं आर्थराइटिस में जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं? एक तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, और फिर सूडो गाउट में क्या होता है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं। अनकॉमन जो है चीजें जो हमें नहीं पता, उसमें क्लोस्टोल के क्रिस्टल्स भी डिपॉजिट हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के भी डिपॉजिट हो सकते हैं। अब किसी को हाइपरयूरिसीमिया क्यों होगा? हाइपरयूरिसीमिया इसलिए होगा कि एक तो वॉल्यूम डिप्लीट कर दो। सिंपल, अगर मैं डिहाइड्रेटेड हूँ तो मेरे यूरिक एसिड लेवल कराओ तो वो रेज्ड आएंगे। रीनल फेलियर में अनेबल टू सिक्रीट जब होगा तो बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। जब डाययूरेटिक देंगे, और कौन से डाययूरेटिक देंगे इसको प्लीज मार्क कर लो, ये एमसीक्यूज में पूछा हुआ होता है कि थायजाइड जब देते हैं ना तब यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से 3 हेडिंग्स बनानी है। रीनल एक्सक्रीशन डिमिनिश्ड कब होगी? जब आपको रीनल फेलियर होगा। अल्कोहल कंज्यूम करोगे, ड्रग्स लाइक थायजाइड, एस्पिरिन जो कम्पीट करेंगी। और इंक्रीज इनटेक तब होगा जब आपने रेड मीट ज्यादा खाया। इंक्रीज प्रोडक्शन कब होगी यूरिक एसिड की? जब ज्यादा सेल टर्नओवर हो। ज्यादा सेल टर्नओवर तब होगा जब आपको माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक हो गया? जब ज्यादा सेल बनेंगे एंड दे विल बी ब्रोकन डाउन, क्योंकि देखो सेल पाथवे में, अब देखो डाइटरी प्रोटीन से अगर आपने गेम, सी फूड, ऑफिस ईट किया है, तो उसके बाद इनोसिन, हाइपोजेंथीन, जेंथीन और यूरिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो इंक्रीज करता है आपकी ब्लड सप्लाई पे। अगर वो आपकी एक्सक्रीशन कैपेसिटी से ज्यादा है तब वो सर्कुलेट करता है। दो तीन बातें मैंने और बतानी है। एक तो जो है ना, 2/3 वो रीनल एक्सक्रीशन कराती है, 1/3 जो है आपका इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन होती है, यानी आपके स्टूल में निकलता है। तो ड्रग्स में आप ये वाला पाथवे भी इंक्रीज करा सकते हो। दूसरा जो डाइट से आता है, अगेन डाइट से आता है 1/3। अगर आपने डाइट ज्यादा सब खाना खा लिया, सी फूड, ऑयली फिश, ऑफिल, तो उससे 1/3 इंक्रीज होता है। मेजरली जो इंक्रीज होता है वो प्यूरीन सैल्वेज पाथवे से होता है, डिनोवो सिंथेसिस से होता है, 2/3। अब इसका पैथोजेनेसिस है कि क्रिस्टल्स क्या होंगे, जब यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होगा तो वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल्स बन के कहाँ, वो आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होंगे। फिर मैक्रोफेजेस जब आएंगे इनको फेगोसाइटोस करने, तो वो पूरा ट्रिगर कर देंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से आपको पेन होगी, गाउट का अटैक आएगा। ठीक होगा, पेन होगी और गाउट का अटैक आएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स इसके ये हैं कि वो एक्यूट मोनो आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट मेटाटार्सल फ्रेंजियल जॉइंट आपका अफेक्ट होता है। कभी कभी लोगों के नी, एंकल्स वगैरह भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है फर्स्ट मेटाटार्सल फ्रेंजियल जॉइंट है, और वो 2 to 6 आवर तक रहता है और वर्स्ट पेन होता है।
इसके डीडीज याद रखने, इसकी डीडीज हैं सेप्टिक आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव सेलुलाइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस। मुझे बताओ इसका सेप्टिक आर्थराइटिस क्यों है इसका डीडी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों नहीं है इसका डीडी? कल हमने किया था, व्हाई नॉट रूमेटॉइड आर्थराइटिस? देखो ये जो सारे इसके डीडी हैं सारे मोनो वाले हैं, मोनो मोनो की डीडीज होते हैं, मोनो मोनो की डीडीज होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो लॉन्ग ऑटोइम्यून डिजीज है, वो एसएलई की तरह लगती है, रूमेटॉइड ऑस्टियो के साथ लगती है, जो लॉन्ग टर्म डिजीज है वो इनकी तरह से नहीं होती है, वो सिर्फ एक जॉइंट में नहीं होती। सो कुड बी सेप्टिक, रिएक्टिव और इन्फेक्टिव सेलुलाइटिस इसके। उसके बाद आफ्टर 12 मंथ जो होता है, अगर सीकेडी है तो लॉन्ग स्टैंडिंग गाउट डेवलप हो जाता है और टोफाई डेवलप होते हैं। टोफाई क्या होता है कि यूरिक एसिड कलेक्शन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो होती है उसको टोफाई कहते हैं। इसकी अगर आपका हाइपरयूरेसीमिया और गाउट है तो उसके बाद क्या होगा कि उसी वही जो हाइपरयूरेसीमिया ब्लड में करा रहा है वो क्या रीनल स्टोन्स फॉर्मेशन करा देगा और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी एक्यूट होता है मोनोआर्थराइटिस, उसमें हम क्या करते थे कि एस्पिरेट कर लेते थे साइनोवियल फ्लूइड को, एस्पिरेट करके उसका एक तो क्या कराना है, उसका ग्राम स्टेनिंग करानी है, उसकी ग्राम और कल्चर स्टेनिंग करानी है। क्यों? क्योंकि हमारा डीडी था इन्फेक्टिव और सेप्टिक आर्थराइटिस, उनको रूल आउट करने के लिए, और साथ ही इनको पोलराइज्ड लाइट में देखना है कि क्रिस्टल्स किस तरह के। फिर सेकंड पे आ जाएंगे हम इसके रीनल फंक्शन, आरएफटीज, यूरिक एसिड लेवल्स, ग्लूकोज लेवल, लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए। ये सब क्यों करा रहे हैं हम? क्योंकि अनकॉमनली कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स भी डिपॉजिट होते हैं, वी जस्ट डिड इट अभी। उसके बाद फिर दोबारा इस पे आ जाओ, ईएसआर सीआरपी लेवल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ऑल दो ये हाइपर यूरिसीमिया की वजह से गाउट हो रहा होता है, लेकिन जब एक्यूट अटैक में पेशेंट आपको आता है कि मुझे इस जॉइंट पे बहुत शदीद पेन एकदम से शुरू हो गई है एंड इट्स हैपनिंग फॉर 2 to 6 hours, तो जब आप उसको करवाओगे ना यूरिक एसिड लेवल तो उस वक्त नॉर्मल आएंगे। नॉर्मल क्यों आ रहे हैं जबकि डिजीजेस ऑफ हाइपर यूरिसीमिया उस टाइम पे नॉर्मल आएंगे एक्यूट गाउट के अटैक में? क्यों नॉर्मल आएंगे लेवल जबकि डिजीज ही हाइपर यूरिसीमिया की है? ऐसा क्या है कि नॉर्मल आएंगे? क्योंकि वो अंदर चला गया ना जॉइंट में। हाइपर यूरिसीमिया जब यूरिक एसिड लेवल कराते हो आप सीरम ब्लड की क्लास करवाते हो ना, तो वो तब तक वो जॉइंट में जा चुका है, इसीलिए आएंगे। उसके बाद एक्सरे पे क्या नजर आएगा, इसकी एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होंगी? तो 5 विजिबल होंगे और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आएंगी। ठीक है, इसके तो 5 विजिबल होंगे, ये मैंने एक्सरे फाइंडिंग्स लिखी है इसमें। पंच्ड आउट एरोजन्स होंगे विद ओवरहैंगिंग रिम ऑफ कॉर्टिकल बोन, एरोजन्स होगी उसमें स्कूप्ड आउट होंगे, ये नजर आएंगे। अब मैनेजमेंट क्या करनी, एक्यूट अटैक में आता है तो आपने ओरल कॉल्चिसिन देनी है, ओरल एनसेट्स देने और ओरल प्रिडनिसोलोन देने। ठीक है, ये 3 दवाइयों के नाम याद रखने हैं। ये एक्यूट अटैक में एनसेट देना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने, ओरल जो इंट्रामस्कुलर, और कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन देनी। कॉल्चिसिन क्या होता है कि वो है माइक्रोट्यूब्यूलर इनहिबिटर, तो वो क्या करते हैं, इनकी व्हील्स खराब कर देते हैं, डब्ल्यूबीसीज के व्हील्स खराब हो जाते हैं तो वहां पे आते नहीं और इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करते जॉइंट की। एक और यूज है कॉल्चिसिन का, वो ये है कि वो पेरिकार्डाइटिस में यूज होता है। इसके अलावा गाउट और पेरिकार्डाइटिस के अलावा इस ड्रग का तो इस दुनिया में कोई काम नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि अगर वो आपके पास रिटर्न करता है, ये लाइन याद रखनी, प्रोफाइलेक्सिस उनमें देना है जिनमें 1 और मोर अटैक होता है विद इन 12 मंथ्स में आपके पास दोबारा आता है, तब आपने इसको स्टार्ट करानी है प्रोफाइलेक्टिव में। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एलिप्रिडोनोल। लेकिन अगर रीनल इम्पेयरमेंट है तो इसका एक ऑल्टरनेट ड्रग भी है हमारे पास। ऑल्टरनेट ड्रग है फिबोक्सेट। एलोपिरिनोल कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, फिबोक्सेट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। या फिर हम उसको पेग्लोटिकेस प्रोबेनासाइड दे सकते हैं। अब पेग्लोटिकेस का ये है कि इंट्रावीनस ड्रग लेना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है अस्पताल, और इसके एवरी 2 वीक लगती है ये ड्रग। इसका बेनिफिट ये है कि ये देखो, ये यूरिक एसिड को कैसे करा रहा था, एलिनटोइन में करवा रहा था कन्वर्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये हाईली सॉल्युबल होती है
और आराम से निकल जाती है। ये नॉर्मली बर्ड्स में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये इस तरह से उनमें यूरिक एसिड नहीं सिक्रीट होता जैसे हमारा होता है, उनमें एलेंटोइन में सिक्रीट होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलोप्यूरिनोल दे रहे हैं ताकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से यूरिक एसिड बने ही ना। जब बनेगा ही नहीं तो एक्सक्रीशन वाली प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना हमारे ब्लड में लेवल इंक्रीज होंगे। अगर बन गया है तो पेगल्यूटिक केस है, ये देख लो। और तीसरा यूरोको सुरिक ड्रग्स जिसमें प्रोबेनासाइड है और एस्पिरिन भी हाई डोजेस पे इसका सेम इफेक्ट होता है प्रोबेनासाइड जैसा। यूरोको सुरिक एसिड जो सिक्रीट कराते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रीड करो और इसका आंसर बताओ। A 32-year-old man आया comes with a history of right ankle swelling that occurred night before. He has noticed that his ankle has been red, warm, and very painful. He occasionally drinks alcohol. On examination, a red swollen ankle is noted with evidence of an effusion. Range of motion is restricted. इसके मुझे DDs लिखवाओ। DDs बताओ इसके। Not diagnosis. I don't want definitive diagnosis. शाबाश, सेप्टिक आर्थराइटिस है। इन्फेक्टिव सेलुलाइटिस है। व्हाट एल्स? गाउट है। जब गाउट लिखा करो, अगर आपको नहीं आ रहा एक और डीडी तो उसके साथ सूडो गाउट लिख दिया करो इन केस। अच्छा, अब हमने तो सारी चीजें पढ़ी हैं कि हाइपरयूरेसीमिया हो रहा है, अल्कोहल कैसे कॉज कर रहा है गाउट? अल्कोहल ऐसे कॉज कर रहा है कि अल्कोहल ब्रेक डाउन होते हैं एटीपीज में, ठीक है। एटीपी भी तो एडिनोसिन है ना, वो भी तो इन दी एंड उसी उसी पाथवे से यूरिक एसिड बनाएगी। फिर जब वो यूरिक एसिड बन जाएगी, वो डायरेक्टली भी यूरेट URATI यूरेट ट्रांसपोर्टर 1 किडनी पे compete करेगी अपनी प्रोडक्ट के लिए और फिर ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक और बात, बाकी जितने भी हमने आर्थराइटिस पढ़े इसमें जो था ना मेल प्रीडोमिनेंस थी, जस्ट रिमाइंडिंग यू कि ये है। इसके बाद एक है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जिसको हम सूडो गाउट कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन से वाले क्रिस्टल होते हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट CPPD के। ये होती है 65 to 70 year old में, राइट। सूडो गाउट होती है और इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मेन और वेमेन का इसका इक्वल रेशो है और इसकी जो दर्द उठती है ना वो नी पे उठती है। इसमें अगेन स्वेलन टेंडर रेड कलर के जॉइंट होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। ट्रिगर फैक्टर क्या होगा, आफ्टर ट्रॉमा, इंटर करंट इलनेस, डिहाइड्रेशन, सर्जरी। और इसके डीडीज भी सेप्टिक आर्थराइटिस और गाउट आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या करानी होती है, जब मोनो आर्थराइटिस आता है जॉइंट का एस्पिरेट कराना होता है, उसको आपने कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजना होता है और साथ ही आपने क्या करना होता है, उसको पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में देखना होता है क्रिस्टल। अब गाउट के क्रिस्टल्स कैसे नजर आते हैं, सूडो गाउट के कैसे नजर आते हैं? क्रिस्टल्स का क्या फर्क होता है? येलो क्रिस्टल्स नजर आते हैं उसके गाउट के और ब्लू क्रिस्टल्स नजर आते हैं सूडो गाउट के। ठीक हो गया। उसके बाद अब एक्सरे कराते हो तो एक्सरे में क्या इनमें नजर आता है, इसके एक्सरे में नजर आता है कैल्सिफिकेशन नजर आती है इन हेलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, इसकी मैंने एक्सरे फाइंडिंग लिखी थी। ये इसमें कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस होता है जिसमें कैल्सिफिकेशन ऑफ हेलाइन कार्टिलेज होता है। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक रिलीव करते हैं एनसेड कॉलिचिसिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे हमने उसमें दिए थे, सेम ट्रीटमेंट। लेकिन इसका जो क्रॉनिक फेज चला जाता है ना उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह ट्रीट करते हैं।
अच्छा, ये एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन है जितने अब तक हमने आर्थराइटिस पढ़े हैं। जो ऑस्टियो था ना, उसमें क्या था, लॉस्ट ऑफ जॉइंट स्पेसिस था ऑस्टियोफाइट्स से। ऑस्टियोफाइट्स का ऑल्सो क्या मतलब था, स्पर जो साइड पे निकलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस था, यहाँ पे मोटे हो रही थी, और सब कॉन्डिल सिस्ट पानी भर गया था। राइट, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में। रूमेटाइड में क्या हुआ था, जस्ट आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया हुआ था, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस हुआ था, जॉइंट डिफॉर्मिटी और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग। और अभी जो हमने गाउट किया उसमें क्या है, पेरी आर्टिकुलर एरोजन है, जॉइंट स्पेस इसमें नॉर्मल है। और मैंने क्या बताया, एरोजन है, इसको एक्यूरेट वर्ड आपने ये लिखना है, पंच्ड आउट एरोजन्स विद ओवरहैंगिंग रिंग ऑफ कॉर्टिकल बोन। ये टेबल बना के सारे याद करनी है, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स। पंच्ड आउट एरोजन्स है, ठीक है, ये देखो ये पंच्ड आउट एरोजन्स है। इसके बाद एक थर्ड चीज हमने की है, CPPD और सूडो गाउट में क्या होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ हेलाइन कार्टिलेज और फाइब्रोकार्टिलेजिनस रीजन हो जाती है। अब इसके लेट्स डू क्वेश्चंस। A 34-year-old male presents with complaint of sudden onset of pain in right joint, which is unbearable, keeping him from doing any of his activities. He is known hypertensive, taking linezolid 10 mg twice a day, amlodipine 10 mg twice a day, hydrochlorothiazide 25 mg in the morning. Right knee joint is swollen, red tendon. All movements are restricted due to severe pain. What is the diagnosis? What give three differential diagnosis? अच्छा, मुझे ना इसकी कॉज बताओ, इस 34-year-old में मोनो आर्थराइटिस क्यों हुआ है। पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये एक्यूट है, अभी हुआ है उसको, और मोनो आर्थराइटिस है बिकॉज ओनली वन जॉइंट इज इन्वॉल्व, सो इट कैन नॉट बी SLE, कोई सिस्टेमिक साइन नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदमियों में कॉमन नहीं है, ऑस्टियो आर्थराइटिस आदमियों में कॉमन नहीं है। और अब बताओ डायग्नोसिस बताओ। डायग्नोसिस गाउट हो गया, क्योंकि इसने ये वाली चीज खाई है, थायोजाइड डायूरेटिक, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हाइपरयूरिसीमिया आ गया। थ्री डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं, सूडो गाउट हो सकती है, इन्फेक्टिव सेलुलाइटिस, और व्हाट एल्स वी हैड, सेप्टिक आर्थराइटिस। चोट लगने से भी तो हो सकता है, बट वी हैव हिस्ट्री जिसमें वो कह रहा है कि इसको डायूरेटिक की वजह से हुई है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस एक्यूट अटैक, क्योंकि इम्पेयर्ड रीनल एक्सक्रीशन होगी ना यूरेट की, तो हाइपरयूरिसीमिया हो गया। जस्ट वन लाइन आंसर, और इतना इजी सा है। आगे देखो, a 50-year-old politician आता है which is being treated for hypertension, presents to emergency at 3 a.m. with excruciating pain in the left big toe, which on examination is swollen, tender and painful. Right? उसकी restricted movement है interphalangeal and metatarsophalangeal joint, ये BP उसका raised है without any other clinical detect anomalies. What is the most likely diagnosis for investigation and steps of management in this case? Answers बताओ. What is the most likely diagnosis? Classical case है गाउट का. इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं गाउट की? गाउट की इन्वेस्टिगेशन क्या कैसे करते हैं? जब मोनो आर्थराइटिस का आपके पास पेशेंट आता है तो आपको उसमें क्या करना है, एस्पिरेट करना होता है. एस्पिरेट करके उसको क्या करना है, कल्चर सेंसिटिविटी प्लस ग्राम स्टेनिंग करानी है टू रूल आउट इन्फेक्शन. साथ में पोलराइज माइक्रोस्कोपी के अंदर उसके क्रिस्टल्स देखने हैं. ठीक हो गया. देन जो हम रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं बायोकेमिकल, उसमें करानी LFTs, RFTs में यूरिक एसिड लेवल देखना है. ठीक है. हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाओ, CBC चेक इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी. उसके बाद एक्सरे कराने. एक्सरे पे क्या नजर आएगा, एक्सरे पे क्या फाइंडिंग आएगी?
CBC, ESR, CRP. What will be the finding on X-ray in gout? देखो टोफाई जो ये लिख रहा है कि मैं टोफाई देखूंगा एक्सरे पे, वो 12 महीने बाद आते हैं। वो क्रॉनिक के एक्यूट अटैक में किसी को कैसे टोफाई नजर आ सकते हैं? पंच्ड आउट लीजन लिखना है आपने आंसर। पंच्ड आउट लीजन लिखना है आपने आंसर। टोफाई एक्यूट अटैक में फर्स्ट अटैक उसका 3 बजे हुआ है, कैसे टोफाई किसी को मिल सकते हैं? यू कैन राइट कि अगर इसको लॉन्ग टर्म रिकरेंट अटैक होगा 12 महीने बाद टोफाई नजर आएंगे, बट टोफाई इज एन मार्कर ऑफ chronicity. अच्छा, enumerate 4 important steps in the management. अब आप इसमें लिखोगे मैं acute attack को कैसे मैनेज करूंगा, और अगर वो फिर लाइन लिखनी है, अगर वो 12 मंथ्स में रिकरेंट अटैक के साथ आता है, एक अदर अटैक के साथ आता है, देन आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स line is individual more than one acute attack within 12 months, then और उसके टोफायो एरोजन्स भी नजर आ जाते हैं मुझे, तब हम एलोपिरिनोल पे डालेंगे। और अगर उसका रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसके हमारे पास ऑल्टरनेट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, राइट, वो दे सकते हैं। और हमारे पास पेग्लोटिकेज है जो एलेंटोइन में करती है, जो कि हाईली सॉल्युबल है। इस तरह से लिखना है, साथ में उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या सजेस्ट करोगे? प्लीज डू नॉट ड्रिंक, कंज्यूम लेस और नो सी फूड, offal, हाई प्रोटीन कंटेंट को आप प्लीज रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। और लो सार्टेन पे ले आओ उसकी, ये जो है हाइपरटेंसिव है ना, उसको कहो लो सार्टेन पे डालेंगे, क्योंकि वो यूरिकोसूरिक है, ठीक है। इज ऑल्सो एन एमसीक्यू कि कौन सा वाला हाइपरटेंसिव ड्रग आपने देना है इन अ गाउटी आर्थराइटिस पेशेंट, तो उसमें रोसार्टन देना है, क्योंकि उसको यूरिकोसूरिक है इफेक्ट। बाकी बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, थायाजाइड्स, तीनों के तीनों इंक्रीज करते हैं। तीनों क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एलोपिरिनोल वाला पॉइंट है, इधर आ जाओ। एलोपिरिनोल वाला मैनेजमेंट कैसे करनी है गाउट के पेशेंट की? देखो गाउट के पेशेंट में आपने लिखना है एक्यूट अटैक में जब आया है, तो एक तो आपने एनसेड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉल्चिसिन देनी है, ठीक है। उसके साथ ही क्या करना है, आपने कहना है कि ये अंडरलाइन कर लो इधर लिखे में, लाइफ स्टाइल मेजर्स करने देने हैं, उसको बताना है कि आपने क्या करना है, हाई प्रोटीन कंटेंट वाला फूड को अवॉइड करना है, सी फूड और ऑफिल को अवॉइड करना है। दूसरा ये हाइपरटेंसिव है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, वेट लॉस करें अपना। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव जो थायराइड हैं, बीटा ब्लॉकर हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, ये सारे के सारे इंक्रीज करते हैं यूरिक एसिड लेवल्स को। तो सबसे अच्छा वाला कौन सा है? लोसार्टेन है, ठीक है। लोसार्टेन आपको हम देते हैं। ये वाली हो गई। उसके बाद उनसे कहते हैं कि अगर ये लाइन लिखनी, इफ देयर इज वन एक्यूट अटैक विद इन 12 मंथ्स, अगर रिपीट होता है, मोर देन वन एक्यूट अटैक होता है, तब आप उनको प्रोफाइलेक्टिव ड्रग्स पे डालोगे। प्रोफाइलेक्टिव ड्रग्स कौन सी थी? सिंथेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, एरोपिरिनोल कम्पिटिटिव है, फिपेक्सिस्टेट जो है नॉन कम्पिटिटिव है, और पेग्लोटिडेज और प्रोबेनासेड ये भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इज इट क्लियर? इज गाउट क्लियर? शुड वी मूव टुवर्ड्स अनदर डिजीज? किसी ने गाउट से कुछ और क्लियर कराना है? कोई पॉइंट रह गया गाउट में से? अच्छा, अच्छा, उसके बाद है स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज। ये क्या होती हैं? एक तो इनमें हाइलाइटर लगा लो, एक तो ये इनकी इम्यूनोजेनेटिक एसोसिएशन HLA-B20, HLA-B27, ठीक है। हाँ, गाउट में ये टेबल बना हुआ है, ये देखो।
पेरी आर्टिकुलर एरोजन्स, पेरी आर्टिकुलर पंच्ड आउट एरोजन्स नजर आएंगी। ये देखो ये पंच्ड आउट ऐसे करके। इसमें जॉइंट स्पेस जो होगी वो नॉर्मल होगी, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस होगा। आई विल गिव असाइनमेंट टुडे कि ये आप लोगों ने टेबल करके एक्स्ट्रा फीचर्स मुझे दिखाने इन सारी डिजीजेस के। अच्छा, स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथीज का ये है कि ये बिल्कुल ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी नजर आती हैं, लेकिन इनका डिफरेंस रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पता है क्या है? इनको सीरो नेगेटिव कहते हैं। जब इनके हम आरएफ कराते हैं और एएनए कराते हैं ना, तो दोनों नेगेटिव आते हैं। ऑल्दो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है मीडिएटेड बाय टी सेल ट्रिगर्स। इनको सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस आर्थरोपैथीज कहते हैं। ठीक हो गया। एक है सोरियासिस वाला आर्थराइटिस, जिसमें आपके स्किन में पैचेस बनते हैं। इसमें डिफॉर्मिटी होती है पेंसिल इन द कप डिफॉर्मिटी, ये। और ये किस पे होती है? डीआईपी, डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट पे। इस पे ये डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट है। पेंसिल इन द कप डिफॉर्मिटी होती है, ये देखो पेंसिल इन द कप डिफॉर्मिटी। उसके बाद एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें स्पाइन इन्वॉल्व होती है। और स्पाइन क्या होती है? वो फ्यूज हो जाती है, बैम्बू स्टिक बन जाती है, ये इस तरह से फ्यूज हो जाती है। और सोरियासिस में क्या होता है? सोरियासिस में स्किन में ऐसे पैचेस बने होते हैं, ये इची पैचेस होते हैं। स्किन डिजीज को रेड इची स्केली जो होते हैं नीज, एल्बोज, ट्रंक और स्कैल्प पे बने होते हैं। आईबीडी भी ऑल्सो सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथीज का पार्ट है। रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसमें क्लेमेडिया की वजह से होता है कंजक्टिवाइटिस, यूरेथराइटिस और आर्थराइटिस इन्वॉल्व होता है। क्लेमेडिया कॉज है शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर, ई कोलाई, सैल्मोनेला। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो करनी है वो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। क्या इसमें सैक्रोइलिएटस, जो आपके सैक्रम और आइलियस वाले सारे जॉइंट्स हैं, वो सारे इन्फ्लेमेशन हुई हुई और सारे फ्यूज हो जाएंगे। और इसमें मेल टू फीमेल पे डोमिनेंस है 3:1, तो ये यूजुअली मेल पेशेंट आएगा जो कहेगा स्पाइन फ्यूज कर रही है। स्पाइन फ्यूज करेगी और कायफोसिस हो जाएगा। कायफोसिस क्या होता है? स्पाइन में कर्व आ जाएगा। एक्सरे में क्या आएगा? सैक्रोइलिक जॉइंट में क्या होगा? इरेगुलरिटी होगी, लॉस ऑफ कॉर्टिकल मार्जिन्स होंगे, वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेस। सिर्फ एक है जिसमें वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेस हो रही है। और वो क्या होंगे? फेसिड जॉइंट फ्यूज हो जाएंगे। फेसिड होते हैं ये जो हमारी बैकबोन की वर्टेब्रा होती है, वो इस तरह से होती है, वो सारी फ्यूज हो जाएंगी और बिल्कुल स्टिक की तरह हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा वो पूछते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स क्या है एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के? बिल्कुल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह एनीमिया, यूवियाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में एओर्टिक वल्वल डिजीज, अमाइलोइडोसिस, सेम जैसे, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ऑल्दो रेयर, लेकिन ये वैसे ही है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो रहा था। ये देखो फैसेट फ्यूज कर रहे हैं और बेम्बू स्पाइन की तरह बन रहे हैं। बेम्बू स्पाइन जरूर इसमें लिखना है। सुपर 2 में क्या होगा? एक्सरे में, एक्सरे नहीं, अगर स्पाइन इन्वॉल्व है तो आप एमआरआई करवाओगे। उसके बाद थर्ड में ईएसआर सीआरपी जो होंगे वो रेस्ड होंगे। और इसमें रूमेटॉइड फैक्टर और जो उसका स्पेसिफिक मार्कर था रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो भी नेगेटिव, एएनए सारे नेगेटिव होंगे। इसको इसलिए सीरो नेगेटिव कहते हैं क्योंकि रूमेटॉइड फैक्टर और एएनए नेगेटिव आते हैं। और इसके मैंने डिफरेंसेस का टेबल भी बनाया था। दिस इज डिफरेंसेस का टेबल। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिमेट्रिक जो थी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थी। जो एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस होती है ना, उसमें एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये रूमेटॉइड जो था पोली आर्थराइटिस, ये ओलिगो है। ओलिगो में 2 to 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव इसमें, एएनए पॉजिटिव, एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं होगा। और इसमें रूमेटॉइड स्टार्ट होता तो ऑफन हैंड से, ये लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट इसकी ऐसे करनी है कि उसको कहना है एक्सरसाइजेस करे और लॉन्ग टर्म एनसेड्स और एंटी टीएनएफ पे। एंटी टीएनएफ आर आल्सो गिवन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
NT-TNF के लिए एक हमने प्रिकॉशन लेना था बिफोर स्टार्टिंग NT-TNFs. What was that precaution? NT-TNF स्टार्ट करवाने से पहले हम क्या प्रिकॉशन ले लेते हैं? PPT टेस्ट करवा के टीबी को रूल आउट कर लेते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस करेगा ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, और टीबी होने के अगर है आपके पास इनएक्टिवेटेड पड़ी तो वो एक्टिव हो सकती है। ठीक है, मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी पे फिर एनसेट, फिर TNF जिसे हम वही हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिस पे चलता है, और फिर 4 में हम स्पाइनल ऑस्टियोटमी, उनको अगर पोस्चर बहुत खराब हो गया तो स्टूप कर रहा है तो हम पोस्चर करेक्ट करने के लिए, कायफोसिस स्पाइन है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम सर्जरी कर सकते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन देखो। An 18-year-old boy presents with a low backache that radiates to buttocks of the back of the thigh. मैनेजमेंट क्या होती है? फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस सजेस्ट करनी है, एनसेट्स देनी है, उसके बाद ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा के इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है, और उसके बाद स्पाइनल ऑस्टियोटमी अगर आपका पोस्चर खराब हो जाता है तो। 18-year-old बॉय आता है जो कहता है मेरी बैक एक है, associated with stiffness that persists for more than an hour. It almost looks like RF, stiffness जो persist करती है. Pain is worse at night and after inactivity and is relieved by activity. ये तो बिल्कुल RF में भी यही होता था. On investigation, ESR CRP raised है, but they do not show anything. ये तो gout में भी raised होते हैं. सारे जितने भी हमारे रूमेटोलॉजी की डिजीज उसमें ESR CRP रेस्ड होते हैं. लेकिन अब देखो, जब उसने पते की बात ये कि ANA और रूमेटॉइड फैक्टर आर नॉर्मल, तो ये क्या हो गया? सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी हो गई. समझ आइए ये कैसे आइडेंटिफाई की है डिजीज? किसी को कंफ्यूजन है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करना? इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बट इट्स नॉट. उसमें ये नॉर्मल आ जाएंगे. Say yes or no, otherwise I have to explain it again. एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लगता है ये? सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी लगती है ये? इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बट इसमें ANA रूमेटॉइड फैक्टर जो है नॉर्मल ला रहे हैं. अच्छा, अब 3 इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे हम? What will be the 3 investigations done? शाबाश. एक्सरे. एक्सरे पे क्या देखोगे? MRI स्पाइन कराएंगे. इसमें देखो, एक्सरे ऑफ स्पाइन, MRI पे फ्यूजन आएंगी. द वर्ड बैम्बू स्पाइन वो जरूर लिखना है, जरूर बैम्बू स्पाइन जरूर लिखना है in answer to score marks, otherwise they will not give you marks. ठीक हो गया. बैम्बू स्पाइन लिखना है. 2 MRI करवाने जिसमें क्या अर्ली सैक्रोइलिटिस डिटेक्ट हो जाएगा, वो बैक एक का बता रहे. 3rd ESR CRP सारे नॉर्मल आएंगी. ये 3 इन्वेस्टिगेशंस हो गई. ठीक है. एक्सरे क्या करवाओगे? सैक्रोइलिक जॉइंट को करवाओगे जिसमें इरेगुलरिटी, लॉस ऑफ कॉर्टिकल मार्जिन्स, वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेसेस नजर आएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स बता दो. एक्सियल, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर. अच्छा, स्टूडेंट इज सेइंग हम HLA-B27 पॉजिटिव क्यों नहीं देख लेते? ऐसे नहीं होता, हम कभी भी HLA-B27 पॉजिटिव नहीं कराते. ठीक है, we do not get HLA-B27 positive test get done. अच्छा, उसके बाद देखो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स क्या होंगे इसमें? एनीमिया है, यूवीआइटिस, IBD होगा इन पेशेंट को, अमाइलोइडोसिस, एओर्टिक बल्बुलर डिजीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस. ऑलमोस्ट सेम जो कि आपके
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में थे। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन अगर HLA-B27 है तो 50% चांस होता है of your children or offspring in inheriting this disease. If a person has this disease, there is 50% chance of the offspring inheritance. उसके बाद try to read this question. A 25-year-old woman IE complains of pain, stiffness in both hands, especially in the morning. Blood test shows HP12, ESR 65, which is raised. Rheumatoid factor ANA test negative. What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? Seronegative arthritis. Whoever wrote this is the how you are supposed to. अब मुझे तो नहीं पता चल रहा कि how many diseases of seronegative arthropathies have we done? अगर उस पे होता सोरियासिस वाला पैच तो सोरियासिस वाली होती, आईबीडी के सिम्टम्स होते हैं तो हम आईबीडी वाले लिखते हैं। तो आंसर आपने ऐसे लिखना है सीरो नेगेटिव आर्थरोपैथी, ये ऐसे आंसर लिखना है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ, ठीक है। कौन सी वाली है उसको आप और सिम्टोमेटिक एनालिसिस के बाद पता करा सकते हो। इट्स राइट नाउ इट्स सीरो नेगेटिव आर्थरोपैथी, ठीक है। और नेम्स कौन कौन से होते हैं सीरो नेगेटिव के? एक सोरियासिस होता है, व्हाट एल्स डू वी हैव? आईबीडी होती है, PAIR से मेमोराइज करना था। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, R फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस, P फॉर सोरियाटिक आर्थराइटिस। अब सिम्टम्स फॉरन रिलीव करने के लिए हम क्या एनसेड, स्टेरॉइड्स, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी दे देते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेशन करना हो तो DMARDS और एंटी ट्यूमर निक्रोसिस अल्फा थेरेपी देते हैं, सेम जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट था। उसके बाद वी हैव टू डू सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस कौन सा होगा? विल इट बी मोनो, ओलिगो और पोली? सेप्टिक मींस इन्फेक्शन हो गई है, आर्थराइटिस जॉइंट की इन्फेक्शन हो गई है, तो ये मोनो होता है। एक ही जॉइंट में होगी, मोस्ट लाइकली ट्रॉमा से हो सकती है, बट कुड भी इन्फेक्शन से हो सकती है। इसमें CBC में क्या आएगा? WBC काउंट काफी ज्यादा एलिवेटेड आएगा। और जब आप इसका एस्पिरेट निकाल के साइनोवियर फ्लूइड का कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, ग्राम स्टेनिंग के लिए भेजोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। गाउट में पॉजिटिव आएगा, कल्चर स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग, कल्चर सेंसिटिविटी, गाउट में पॉजिटिव आएगा? कोई ऑर्गेनिज्म आएगा? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर। गाउट में पॉजिटिव आएगा? गाउट में पॉजिटिव नहीं आएगा। अच्छा, अब सेप्टिक आर्थराइटिस स्किन की इन्फेक्शन हो सकती है, डायरेक्ट पंचर हो सकता है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद हो सकता है, राइट। और रिस्क फैक्टर्स जो डायबिटिक होते हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं या इंट्रावेनस ड्रग मिसयूज कर रहे हैं, दे आर मोर लाइकली टू गेट इट। अब इसमें स्वॉलन रेड हॉट एंड पेन एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ये सारे सिम्टम्स सेम लगते हैं गाउट जैसे। उसका भी एरिथीमा, रेडनेस था, स्वलन था और एक्यूट मोनोआर्थराइटिस था, बिल्कुल सेम लगते हैं ये उस जैसे। जब आप इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, सिनोवियल फ्लूइड को निकालोगे, उसमें क्या करवाओगे? इसको ग्राम स्टेनिंग कल्चर के लिए भेजोगे, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस होगा जब CBC कराओगे तो। ल्यूकोसाइटोसिस मींस WBC काउंट
रेज्ड होगा, 4 to 11,000 होता है, उससे ज्यादा आएगा। ESR CRP और नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो कि सब में ही रेज, सारे आर्थराइटिस में रेज होते हैं। इस पेशेंट को सेप्टिक आर्थराइटिस को, ये इमरजेंसी, इसको अपने पेशेंट को एडमिट करना है पेन रिलीफ के लिए और पार एंट्रल एंटीबायोटिक लगानी है। यूजुअली फ्लोक्लोक्सिसिन 2 ग्राम IV 4 टाइम्स डेली लगाते हैं। इस द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस फॉर स्टैफ एंड स्ट्रेप। अगर वो रेजिस्टेंट है, मरसा है, तो वेनकोमाइसिन से ट्रीट करना है। ये एलोक्थरम बनाया हुआ इन्होंने, एस्पिरेट करो, सिनोवियल स्लिट को ग्राम स्टेनिंग कल्चर के लिए भेजो। ठीक हो गया। साथ में ESR CRP। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में क्या करवाओगे? रीनल प्रोफाइल, आई वुड सजेस्ट यूरिक एसिड लेवल चेक करो। हीमाटोलॉजी में क्या? CBC। ठीक हो गया। और इसके बाद इसने लिखा हुआ है फ्लूक्लोक्सिसिन 4 ग्राम डेली, 2 ग्राम 4 टाइम्स डेली। और रिलीफ पेन करने के लिए IV एनाल्जेसिक पैरासिटामोल देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन रीड करो। A 50-year-old lady आई है on second post-operative day followed by hysterectomy, developed an acute pain in the left knee joint. On examination, left knee joint was swollen, hot, tender. Give 3 DD. पहले तो मुझे बताओ, ये मोनो है, ओलिगो है कि पोली है? अच्छा, उसने DD मांगे हैं, डायग्नोसिस नहीं मांगा। एक तो देखो, ये लेफ्ट मोनो आर्थराइटिस से एक्यूट हो रही है पेन। ठीक हो गया। इट कुड बी गाउट, इट कुड बी सूडो गाउट, इट कुड बी सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरे ऑफ द जॉइंट कराओगे, उसमें देखोगे कोई फाइंडिंग है कि नहीं। एस्पिरेट करवाओगे इसको, ग्राम स्टेनिंग कल्चर एंड एस्पिरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, स्टेनिंग के लिए भेजोगे। और पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में क्या करोगे? क्रिस्टल्स देखोगे। कुड बी गाउट एज वेल। अभी तो हमने DD बनाना है। सीरोलॉजी में क्या करवाना है? CBC, यूरिक एसिड लेवल, ESR एंड CRP। अगर इन्फेक्टिव होगा तो आपके ल्यूकोसाइटोसिस आएगी, ये लिखना है सारा, ल्यूकोसाइटोसिस आएगी। और अगर यूरिक एसिड लेवल्स रेज आते, नॉर्मल आएंगे यूजुअली, तो उसमें एक्यूट अटैक में, गाउट में नॉर्मल आते हैं। लेकिन कल्चरल स्टेनिंग वहां से नेगेटिव हो जाएगा अगर इफ इट इज गाउटी आर्थराइटिस। ऑल्सो मैंने एक टेबल इधर पेस्ट किया था। उसमें सेल काउंट दिया हुआ था कि किसमें कितना कितना होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आई पेस्टेड दैट। ये देखो। अच्छा, जो नॉर्मल होता है ना साइनोवियल फ्लूइड में, वो लेस देन 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अब सेप्टिक में देखो 50 से ज्यादा हो जाते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस नजर आते हैं हमें इन साइनोवियल फ्लूइड। गाउट में भी रेज्ड होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी रेज होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन में क्या करते हैं, अपने बंदे बुला लेते हैं। बंदे क्या है? WBCs हैं। लेकिन सेप्सिस तो बिल्कुल ही इन्फेक्शन है ना, उसमें तो सबसे ज्यादा नॉर्मली काउंट रेज है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस गाउट में क्या इन्फ्लेमेशन होती है, साइटोकाइन कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, और वो दे कॉल देयर मेन आर WBCs। ऑस्टियो में ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा होता है, क्योंकि उनमें इन्फ्लेमेशन है और वो क्रॉनिक जा रही है, और उसमें कोई आपका इन्फ्लेमेशन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं है। इन्फ्लेमेशन है बट इम्यूनिटी इज नॉट इन्वॉल्व। वेयर एंड टेयर है।